हेलो एवरीवन, क्या आप भी 10वीं के छात्र हैं? क्या आप भी इस बार मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे पूरे नए पैटर्न पर आधारित हिंदी का 1 से लेकर 100 तक का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, और डी में दिया गया है उद्योग धंधों की कमी को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सही आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक चैप्टर से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टिकोण से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पहला ऑप्शन दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और डी में दिया गया है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में कि मदन किसका पुत्र था? दोस्तों, हम कहानी पढ़ाए थे विष के दांत, तो उसमें हम आप सभी को बताए थे कि मदन जो था ना वो गिरधर लाल का पुत्र था। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गिरधर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 में बोला जाता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? आप सभी को बता दें कि गुणाकर मूले के द्वारा ही 20 के दांत कहानी का वर्णन किया गया है और ये जो कहानी है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक के तौर पे एक कहानी लिखी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा मनोवैज्ञानिक। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि प्रत्र मानव का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन काल के मानव जितने भी होते थे उन सभी मानव को किताब में प्रत्न मानव बताया गया है। तो इसीलिए प्रत्न मानव का अर्थ क्या होगा? तो प्राचीन काल का मानव हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि हकर्ष थे, यानी दोस्तों जो हकर्ष थे वो क्या थे? तो बुक में आपको बताया गया होगा कि हकर्ष एक वनस्पति वैज्ञानिक का नाम है। इसलिए क्वेश्चन 6 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 में बोला जाता है कि वेतमा कहाँ है? तो हे दोस्तों, वेतमा जो है ना वो इंदौर के पास है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा इंदौर के पास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रिश्तेदार के पत्नी को कुल 11 रुपए खो गए थे, यानी गुम हो गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 11 रुपए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में बोला जाता है कि शेक्सपियर कौन थे? पहला ऑप्शन नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, और डी में दिया गया है निबंधकार थे। तो दोस्तों शेक्सपियर थे ना, ये दोस्तों उपन्यासकार थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज जी को सन 1965 ईस्वी की बात है जब उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो दोस्तों शहर जो है वो अभी भी संभावना का विषय बना हुआ है। ये कथन कहने वाले लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उससे बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करके क्विज खेल सकते हैं। और आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट questionforexam.com पे जाके मैट्रिक के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पे जाकर लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला सवाल कहता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। और जो संतु है, संतु था और एक भगु था। तो मछली चैप्टर में बताया गया है कि संतु नामक जो लड़का है ये मछली लेकर क्यों भागता है। तो दोस्तों संतु जो है वो मछली लेकर कुएं में डालने के लिए ले जाता है, यानी उसको पालने के लिए ले जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। अगला सवाल देखिए कि सुलोचना कौन थी। तो सुलोचना जो थी ना वो कौन थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन कहता है अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी, और डी में कहता है नर्तकी थी। तो अगर आप कहानी पढ़ेंगे उसमें बताया गया होगा कि सुलोचना एक अभिनेत्री का नाम है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सुलोचना कौन थी, तो आप बताएंगे कि सर अभिनेत्री थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 कहता है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। तो टॉल्स्टॉय कौन थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रूसी लेखक थे, चीनी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक थे, और डी में दिया गया है फ्रेंच लेखक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसी लेखक थे। अब इन्हीं के लेखक में एक और बुक है जो आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में पूछा जाता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वहाँ पे चार्ल्स डार्विन हो जाता है साइंस में। और रूसी लेखक कौन है, तो एक और आता है कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वहाँ पे हो जाएगा टॉल्स्टॉय। उसके बाद में अगला सवाल है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन लुधियाना में, राजस्थान में, नानकाना में, और डी में कहता है कि गुजरात में। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक का जो जन्म था ना ये तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी कहाँ पड़ता है, तो नानकाना साह में पड़ता है। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब गुजरात हो जाएगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि रहीरास किसकी कृति है। तो है दोस्तों रहीरास जो है वो किसकी कृति है। पहला ऑप्शन गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की, और डी कहता है गुरु अर्जुन देव की। तो दोस्तों रहीरास जो है ना ये गुरु नानक की कृति है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुरु नानक की। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदुवार्य। यानी यह जो एक कथन है कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदुवार्य, ये कथन है ये किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है ना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, इसलिए क्वेश्चन 17 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। क्वेश्चन 18 कहता है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में छंद भी पूछ लिया जाता है, अलंकार भी पूछ लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अलंकार और छंद क्या होते हैं, इस पर एक डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मनमानिक में रूपक नामक अलंकार है। अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है कि प्रेमधन किस युग के कवि है। पहला ऑप्शन आदिकाल के, भक्ति काल के, भारतेंदु युग के, और डी में कहा जाता है छायावादी युग के। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 19 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो प्रेमधन कवि है ना ये भारतेंदु युग के कवि है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी प्रेम के पीर कवि कौन हैं। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब प्रेमधन हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना किए हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 20 का सही जवाब सी हो जाएगा, रसिक समाज के संस्थापक प्रेमधन कहे जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से एक रचना भी की गई थी, रसिक समाज। अगला सवाल बोला जाता है कि प्रेमधन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन मिर्ज़ापुर में जो यूपी में पड़ता है, लखनऊ में यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद और बनारस, ये चारों ऑप्शन जो है ये यूपी के प्रमुख जगहों के नाम दिए गए हैं। तो कवि प्रेमधन का जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ था।
तो आप तो बहुत ही एक पॉपुलर यहाँ पे वेब सीरीज भी मिर्ज़ापुर निकाला गया था। उम्मीद है आप सभी छात्र एवं छात्राएँ देखे भी होंगे। अगला सवाल क्वेश्चन 22 में कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो दोस्तों भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा जमुना के आंसू जल, प्रतिमा उदासनी, ऐसे करके एक आपके चैप्टर में कविता, बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता किसके द्वारा, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित एक कविता है, जिसमें बताया गया है कि भारत माता ग्रामवासिनी यानी भारत माता जो है ना ये गाँव में निवास करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि राजतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। राजतंत्र में अगर कवि के अनुसार राजदंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो वो राजदंड हो जाएंगे, फावड़े का हल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि कवि अज्ञेय जो है इन्हीं के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में एक वाद जोड़ दिया जाता है और उस वाद का नाम है प्रयोगवाद। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रयोगवाद। और कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बोल दिया जाता है कि कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है, तो आज जान ही जाइए। कवि अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्हीं को शॉर्टकट में बोला जाता है कुमार अज्ञेय। उसके बाद में अगला सवाल है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए भी आपको मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑप्शन देखने को मिलेगा रहस्यवादी कवि, छायावादी कवि, हालावादी कवि, संवेदनशील कवि। तो दोस्तों कुंवर नारायण जो है ना ये एक वृक्ष की हत्या, एक बूढ़े वृक्ष की हत्या के बारे में बताते हैं। तो वो जो कवि हैं ये संवेदनशील कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि बीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। पहला ऑप्शन जनवाद विचारधारा, रहस्यवादी विचारधारा, रीतिवादी विचारधारा, और आपका ऑप्शन डी कहता है सूफीवादी विचारधारा। तो दोस्तों क्वेश्चन 26 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बीरेंद्र डंगवाल जो है ना ये जनवाद विचारधारा के कवियों में से एक हैं। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। आप सभी को बता दें कि क ख ग घ इसको जैसे आप बोलेंगे ना तो इसमें से जो आपका ध्वनि निकलेगी, जो हवा निकलेगा वो आपका कंठ से निकलता है, जिसे हम लोग कंठोष्ठ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब आप ही बोल के देख लीजिए क ख ग घ ये सभी ये जितने भी वर्णों का उच्चारण होता है ये कंठ से होता है। तो क से लेकर अंग्य के बीच में आपको ऑप्शन में केवल ख दिखाई दे रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ख होगा। ख के बदले में क भी हो सकता है, ग भी हो सकता है। अगला सवाल बोला गया है कि हिंदी में अंतः अष्ट वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन 28 का ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन कहता है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है और डी में कहता है 5 होती है। तो हिंदी में अंतः अष्ट वर्णों की संख्या जो है वो 4 होती है। और वह 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना है। अगला सवाल देखिए संधि विच्छेद बोला गया है कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है। रमेश का सही संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो रमा जोड़ ईस होता है। अब रमा जोड़ ईस को ऑप्शन में आपको इस प्रकार से खोजना होगा कि रमा जोड़ ईस इस प्रकार से कहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो रमा जोड़ ईस दे दिया गया है। बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएँ होते हैं जो एग्जाम पेपर में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको ऐसा सवाल देकर बहुत ही दिल में बहुत कुछ अलग ही खुशखबरी महसूस होने लगता है, कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और ऑप्शनों को नहीं देख पाते हैं और जल्दी से वो गलत ही जवाब डाल देते हैं। इस बार का जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गणेश आपका 1, 2 और 3 में गलती, बी में सही दिया गया था, सॉरी तीनों में गलती दिया गया था और डी में दिया गया था इनमें से कोई नहीं। और आपका ऑप्शन बी में दिया गया था गणेश में कि गण और माइनस दिया गया था ईश। अब बहुत सारे छात्र एवं छात्राएँ क्या किए कि उनको यहाँ पे माइनस के सिंबल पे ध्यान नहीं गया और गण जोड़ ईश पढ़ के तो गए होंगे, तो गण और ये था माइनस ईश लगा दिए, जो कि वो बिल्कुल गलत ही मार के आ गए हैं। वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, तो इनमें से कोई नहीं होता है। अगला सवाल यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों यशोदा का जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना तो यशः जोड़दा होता है। तो यशः जोड़दा आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में 31 को देखिए। क्वेश्चन में 31 में बोला गया है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आसान भाषा में जानिए कि किसी भी शब्द को संबोधित करने के लिए, बोलने के लिए कोई भी ऐसा संज्ञा है जिसको बोलने में हमको भाव, प्यार ये जगता है, ये दिखता है, महसूस होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उतराई देख लीजिए भाववाचक है, चतुराई भाववाचक है, लड़ाई भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है। लेकिन यहाँ पे मिठाई जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अब अगला सवाल में बोला गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है, यानी वो ऐसे संज्ञा जिसमें व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं के बारे में बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में पहला है यमुना, गाय, पहाड़, आम। तो यहाँ पे यमुना ही आपका पहला ही ऑप्शन आपको आंसर दे देता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में बोला गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वनाम होते हैं, तो सर्वनाम होते क्या हैं, तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाता है, तो राम यहाँ पे संज्ञा है। राम को हटाकर बोल दिया जाए कि मैं खाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, सर्वनाम आ गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है, तो चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दिया गया जिनको, तो देखिए ये आपको पुरुषवाचक है, उनको पुरुषवाचक है और हमको जो सर्वनाम है, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन दिया गया ऑप्शन सी में जिनको, और जिनको जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। ये चारों वाक्यों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया गया है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। क्या आपको लगता है कि यह वाक्य शुद्ध होगा? बिल्कुल नहीं लगता होगा, क्योंकि यह वाक्य शुद्ध ही नहीं है। इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये गलत ढंग से प्रयोग करने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल देख लेते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। ये चारों ऑप्शनों को देखकर आपको बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए सहारा, हमें गरीबों को सहारा करनी चाहिए, तो ये आपका पुल्लिंग होता है। सूचीपत्र भी पुल्लिंग होता है और सियार भी तो पुल्लिंग होता ही होता है। लेकिन परिषद जो शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पे कुछ 36 में बताना होगा कौन सा पुल्लिंग है। देखिए सुंदरता तो स्त्रीलिंग होता है, निंद्रा यानी नींद स्त्रीलिंग होता है, मूर्खता यानी मूर्ख भी स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कीना, कपट जो होता है, जलन, हसद, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कपट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। आपको यहाँ पे वचन अर्थात नंबर पूछ लिया गया है। तो समाचार जो है वो एक वचन में नहीं है। आग एक वचन होता है, वर्षा भी एक वचन में होता है, हवा भी एक वचन में ही होता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है समाचार पत्र, और समाचार दोस्तों एक वचन में नहीं होता है। उसके बाद में बोला गया है वचन का क्या अर्थ होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है। तो दोस्तों वचन का अर्थ यानी वचन के माने क्या होता है। तो वचन का माने होता है कहना भी होता है, संख्या भी होता है और बताना भी होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखिए कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है। मान लेते हैं कि कोई काम अगर राम को बोला गया कि राम तुम एक टेबल यहाँ पे ले आओ या एक चेयर ले आओ। अब राम क्या किया कि अपने नहीं लाया और श्याम को बोल दिया कि अरे श्याम वो टेबल को यहाँ पे ला कर रख दो। तो यहाँ पे राम किसी और को काम करने की प्रेरणा दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसे प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। 39 का ऑप्शन ए होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद में 40 को देखिए। 40 कहता है कि खेलते खेलते बच्चे थक गए या बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया के उदाहरणों में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 में अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया, तो यहाँ पे तो प्रेरणा दिया नहीं गया है। समापिका क्रिया, यहाँ पे समापक भी नहीं हुआ। संयुक्त क्रिया तो इसमें है नहीं। ये है असमापिका क्रिया। बच्चे खेलते खेलते थक गए, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, वो खाते खाते सो गया। ये जितने भी क्रिया होते हैं ना, ये सब होते हैं असमापिका क्रिया।
अगला सवाल क्वेश्चन 41 कहता है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। अब यहाँ पे जो बहुत लगाया गया है ना, बहुत जो है ये क्या है, प्रविशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो आपको तो मालूम होगा कि बहुत संज्ञा तो सर्वनाम कभी हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन 41 का सही जवाब प्रविशेषण हो जाएगा। आराध्या बहुत तेज लड़की है, यहाँ पे केवल तेज रहता ना, या आराध्या सुंदर लड़की है, आराध्या मंदबुद्धि वाली लड़की है, आराध्या तेज लड़की, केवल तेज रहता तो विशेषण हो जाता, लेकिन बोला गया है बहुत तेज लड़की है, इसलिए ये प्रविशेषण हो जाएगा। उसके बाद में अंगार बरसना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन भयंकर क्रोध होना, सूखा पड़ना, मुसीबत आना और कड़ी धूप होना। आपने गाँव में अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज कड़ी धूप हुई है, तो कई बार उसी लोग कह देते हैं कि लगता है कि आज अंगार बरस रहा है, यानी आसमान से आग बरस रहा है। तो जब भी कड़ी धूप होती है ना, उसी को मुहावरे की भाषा में कहा जाता है अंगार बरसना, यानी मानो तो अंगार बरस रहा है, यानी आग की बारिश हो रही है। अगला सवाल कहता है कि दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि जब भी किसी पहले के ज़माना की बात करेंगे तो प्रत्येक स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद दाई को दे देती थी अपने पालन पोषण करने के लिए। बच्चा जब होशियार बड़ा हो जाता था तो फिर उसको माँ के पास भेज दिया जाता था। तो दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 43 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। किताब में दिया गया था धाय कहते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है कि दाई कहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 44 कहता है कि घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कारक के भेदों की जो संख्या होती है ना वो 8 होती है, जिसमें कर्ता अगर से की बात करते हैं तो एक होता है करण से, दूसरा होता है आपादान से। तो यहाँ पे तो कर्ता तो होगा नहीं, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। लेकिन हमको बताना होगा कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये करण कारक होगा या आपादान कारक होगा। तो एक चीज़ जान ही जाइए कि जब भी किसी वस्तु को कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पे से कारक का प्रयोग किया गया हो और जुदाई का बात किया गया हो, यानी टचिंग यानी कनेक्शन टूटने की बात की गई हो, तो वैसी स्थिति में आपादान से होता है। और कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें से कारक का इस्तेमाल किया गया हो और वो टचेबल हो, कनेक्टेड हो, यानी जुड़ा हुआ शब्द हो, तो वैसे में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह घर से बाहर गया, अब जाहिर सी बात है वह घर को छोड़कर बाहर चल गया, ये जुदाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपादान से लगाएंगे। वह क्लास से बाहर गया, फिर भी आपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे भी से जो आएगा वो आपादान आएगा। लेकिन हम कहेंगे कि मैं साइकिल से घर गया, तो साइकिल को पकड़कर साइकिल से कनेक्टेड होकर घर गया, तो यहाँ पे करण से होगा। मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा करण से। अगला सवाल देखिए, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। आप सभी को समास में पढ़ाए थे कि लंबा है उदर जिसका, यानी जिस समासिक शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता है, उनका समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता है ना, तो वैसे समास को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब लंबोदर जब उसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, लंबा है उदर बन जाएगा। अब लंबा उदर किसका है, तो आप बोलेंगे कि सर गणेश जी का है। तो लंबा है उदर ये शब्द किसी अन्य शब्द यानी गणेश की ओर हमें आकर्षित निर्देशित कर रहा है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों एक चीज़ और जान जाइए कि दशमुख में दो समास हो सकता है, द्विगु भी हो सकता है, लेकिन बहुब्रीहि भी हो सकता है। अब यहाँ पे दशमुख का मतलब होता है कि 10 मुख वाला। अब 10 मुख वाला कौन है, तो उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि रावण है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बहुब्रीहि। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद और उपसर्ग की परिभाषा आप जान लीजिए। उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे प्रकाश को देख लीजिए, इससे प्र हो गया। उसके बाद प्रवेश को देख लीजिए, प्र हो गया। विज्ञान को देख लीजिए, वी हो गया। अब उसी प्रकार से एक होता है प्रत्यय। और दोस्तों हम लोग प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। लेकिन उपसर्ग की बात बोला गया है तो यहाँ पे इसको 2 बार बोलिए। अनुवाद को 2 बार बोलिएगा तो बोलिएगा अनुवाद, अनुवाद। तो पहला जो आपका अक्षर मिलेगा ना, यही आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता है अनुवाद, यानी इसमें अनु उपसर्ग है।
उसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 48 कहता है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, अर्थ का क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ, अपदर्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन 48 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अर्थ का विलोम शब्द हो जाता है अनर्थ। उसके बाद में बोला गया है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों वी जोड़ ज्ञान, इसमें आपका वी नामक प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग मिला हुआ है। सॉरी, यहाँ पे अगर उपसर्ग बोला जाएगा ना तो वी हो जाएगा, और वी जोड़ ज्ञान यहाँ पे क्या हो जाएगा, आन होगा या यान होगा या विज्ञ होगा, आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे वी जोड़ ज्ञान होता है, यानी आन इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय का तो परिभाषा हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। उसके बाद में बोला गया है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों पक्षी को हम लोग कहते हैं परिंदा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को केवल 1 से लेकर 50 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता पाया हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, वीडियो को लाइक भी किए होंगे। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही बिहार बोर्ड से जुड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।